वेलकम बैक टू माय चैनल हिरोलिया नर्सिंग क्लासेस। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल हिरोलिया नर्सिंग क्लासेस में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कुछ आईएमपी क्वेश्चंस की जो आने वाली एग्ज़ाम नर्सिंग एग्ज़ाम के लिए काफ़ी आईएमपी होने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम बढ़ते हैं आगे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन, अ हेल्थ केयर प्रोवाइडर प्रिस्क्राइब अ विटामिन टैबलेट that contain vitamin B complex. What should the nurse teach the client? तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि हेल्थ केयर प्रोवाइडर है जो कि पेशेंट को क्या करती है, विटामिन की जो टैब है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो है वो प्रोवाइड करती है। तो उस समय नर्स को क्लाइंट को क्या बताना है, नर्स क्लाइंट को क्या बताएगी, ये दवाई देते टाइम नर्स क्लाइंट को क्या बताएगी, तो यही हमें इसमें फाइंड आउट करना है। चलिए जान लेते हैं ऑप्शन इसमें कौन सा राइट है। फर्स्ट, इट में टर्न द यूरिन ब्राइट येलो, क्या यूरिन का कलर ब्राइट हो जाएगा, ये उसको बताना है। नंबर सेकेंड जो ऑप्शन है, द डेली फ्लूइड इनटेक शुड बी इंक्रीज, क्या ये बताना है कि उसको फ्लूइड इनटेक जो है इस टैबलेट के साथ में बढ़ाना है। या फिर थर्ड जो ऑप्शन है, द ड्रग शुड बी टेकन ऑन एम्प्टी स्टमक, या फिर ये बताना है कि ड्रग जो है वो एम्प्टी स्टमक लेना है। या फिर लास्ट एंड फाइनल ऑप्शन है, इट मेक अक्यूमुलेट इन द बॉडी इफ़ एन एक्सेसिव अमाउंट इज टेकन, या फिर ये बताना है कि ये बॉडी में एक्सेसिव अमाउंट में डिपॉजिट होता है, अक्यूमुलेट होता है अगर ज़्यादा मात्रा में लिया गया तो इन चारों में से हमें फाइंड आउट करना है कौन सा वाला आंसर राइट है। तो चलिए हम थोड़ा देख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है, पहले हम सेकेंड ऑप्शन की बात कर लेते हैं। टर्मिनेशन मेथड के अकॉर्डिंग द डेली फ्लूइड इनटेक शुड बी इंक्रीज, तो इसमें डेली फ्लूइड इनटेक बढ़ाने का ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है कि बी कॉम्प्लेक्स ले रहे हैं तो वाटर इनटेक बढ़ाना पड़ेगा। एज़ यूजुअल जो नॉर्मल होता है वही वाटर इनटेक रख सकते हैं, इसमें ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं है। द ड्रग शुड बी टेकन ऑन एम्प्टी स्टमक, यस, अगर इस ड्रग को, ये ऑप्शन इसलिए टर्मिनेट होगा क्योंकि बी कॉम्प्लेक्स जो होता है अगर एम्प्टी स्टमक लिया जाए तो वो वोमिटिंग और नोजिया भी कर सकता है, इसीलिए ये वाला ऑप्शन भी हमारा टर्मिनेट हो जाएगा क्योंकि इसमें ये दिया गया कि द ड्रग शुड बी टेकन ऑन एम्प्टी स्टमक। तो यहाँ तो हमारा टोटली कैंसिल है कि हम एम्प्टी स्टमक तो उसको नहीं देंगे और ना ही सजेस्ट करेंगे। थर्ड वन आता है, थर्ड जो ऑप्शन हमारा आता है, इट में अक्यूमुलेट इन द बॉडी इफ़ एन एक्सेसिव अमाउंट इज टेकन। तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो बी कॉम्प्लेक्स होता है, विटामिन बी होता है, वो वाटर सोल्यूबल विटामिन होता है। तो ये तो यहाँ से ऑप्शन ही टर्मिनेट हो जाता है कि ये बॉडी के अंदर अक्यूमुलेट हो ही नहीं सकता, तो ये थ्रू किडनी ये एक्सक्रेट आउट ही होता है, ठीक है। तो इसमें जितना यूज़ होना होता है बॉडी में वो यूज़ हो जाता है, बाकी ये बॉडी के अंदर अक्यूमुलेट नहीं होता है क्योंकि ये वाटर सोल्यूबल होता है। तो आपको ये यहाँ पे हमारा आंसर जो है वो जाएगा नंबर वन, इट में टर्न द यूरिन ब्राइट येलो, यस, ये ब्राइट येलो यूरिन कर देता है क्योंकि ये एक्सपेक्टेड जो इसका साइड इफ़ेक्ट होता है विटामिन बी का वो होता है ब्राइट येलो यूरिन। तो ये हमें गलत नहीं करना है, ये क्वेश्चन में कहीं पे भी पूछा जा सकता है, इसीलिए हमारा आंसर जाएगा इट में टर्न द यूरिन ब्राइट येलो। ओके, क्वेश्चन नंबर टू, अ नर्स इज एडमिनिस्ट्रेटिंग 40 mg of furosemide Lasix intravenously. Which sensation reported by the client does the nurse consider when determining that it is being administered too quickly? एक नर्स है जो 40 mg ऑफ फ्रूजेमाइड पेशेंट को इंट्राविनसली दे रही है, तो किस टाइप का सेंसेशन जो है क्लाइंट रिपोर्ट करेगा और नर्स तब ये बताएगी कि हाँ ये सेंसेशन अगर ये रिपोर्ट कर रहा है पेशेंट, इसका मतलब है ये दवाई बहुत ही क्विकली दी गई है या बहुत ही क्विकली एडमिनिस्टर्ड की गई है। तो वो कौन सा वाला सेंसेशन है जो रिपोर्ट करेगा, इसमें हम चेक कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर वन, ब्लेडर फील्स फुल, ईयर आर प्लग्ड, हार्ट इज बीटिंग फास्ट, लेफ्ट आर्म फील्स नम। तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लेडर फील्स फुल, तो ब्लेडर जो है वो फुल हो गया है, ये सेंसेशन रिपोर्ट करेगा, या
उसके कान ऐसा लग रहा है जैसे ईयर पेन या प्लग्ड हो चुके हैं, इस टाइप का कोई सेंसेशन है वो रिपोर्ट करेगा, या हार्ट इज़ बीटिंग फास्ट है, या ये रिपोर्ट करेगा कि उसका जो हार्ट है वो बहुत ही जल्दी फास्ट बीटिंग कर रहा है, या फिर लेफ्ट आर्म फील्स नम, या ऐसा कोई है जैसे कि उसका हाथ सुन्न हो गया है, ऐसा कोई सेंसेशन वो रिपोर्ट करेगा। तो हम इसका टर्मिनेशन मेथड यूज़ करते हैं। ब्लैडर फील्स फुल, तो ये इसलिए टर्मिनेट होगा क्योंकि जो फ्रूजेमाइड होती है, हमें पता होना चाहिए डाययूरेटिक होती है जो कि रिटेंशन नहीं करवाती है, एक्सक्रेशन आउट करवाती है यूरिन का। तो ब्लैडर फील्स फुल का टर्मिनेशन तो बिल्कुल हो जाएगा। सेकेंड जो है ईयर आर प्लग्ड अप, यस ईयर आर प्लग्ड अप, जैसे कि हमें पता होगा इसका कि फ्रूजेमाइड का जो टॉक्सिसिटी जब होती है या ज़्यादा मात्रा में अगर दे दी जाए तो उसमें ईयर पेन, टिनाइटस एंड जो है ईयर प्लग्ड जैसी सेंसेशन को देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर जाएगा ईयर आर प्लग्ड अप। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर ईयर आर प्लग्ड अप जाएगा। अब इसकी जगह अगर टिनाइटस होता या ईयर पेन होता तब भी हमारा आंसर यही जाता। ठीक है, अब तीसरे नंबर का जो ऑप्शन है वो टर्मिनेट क्यों हुआ वो भी देख लेते हैं। हार्ट इज़ बीटिंग फास्ट, तो फ्रूजेमाइड होती है वो हार्ट रेट के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं करती है, वो सिर्फ हाइपोटेंशन को क्रिएट करती है और उसी तरीके से हमें हाइपोटेंशन देखने को मिलता है। लेफ्ट आर्म फील्स नम, तो जो लेसिक्स होती है वो न्यूरोपैथी नहीं कॉज करती है, तो इसी वजह से हमारा जो तीन ऑप्शन हैं ये टर्मिनेट हो गया, ये भी टर्मिनेट हो गया और ये भी टर्मिनेट क्यों हुआ है वो मैंने आपको बता दिया है। तो जब भी फ्रूजेमाइड देते हैं तो कभी भी टू क्विकली नहीं देते हैं, इसको स्लो रेट पे दिया जाता है 1 to 2 मिनट में। ठीक है, तो इसलिए हमारा आंसर जाएगा ईयर आर प्लग्ड अप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A client with history of tuberculosis reports difficulty in hearing. Which medication should the nurse consider is related to this response? ठीक है, क्लाइंट है जिसका हिस्ट्री है ट्यूबरक्लोसिस और वो ये रिपोर्ट करता है कि उसको हियरिंग में डिफ़िकल्टी हो रही है। ठीक है, तो नर्स जो है वो कौन सी मेडिसिन है जिसको वो ध्यान में रखेगी कि हाँ ये जो साइड इफ़ेक्ट है ये रिलेटेड टू दिस मेडिकेशन है, वो कौन सी एंटी ट्यूबरक्लोसिस मेडिकेशन है जिसका साइड इफ़ेक्ट है हियरिंग लॉस या रिलेटेड टू हियरिंग। ठीक है, तो इसमें हम फाइंड आउट कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रेप्टोमाइसिन, पायराजिनामाइड, आइसोनियाजाइड या इथाम्ब्यूटोल। ठीक है, तो इसमें हम एक एक को टर्मिनेट करेंगे और इसका हम थोड़ा सा डिटेल्स में देखेंगे कि ये आंसर गलत है तो क्यों है, या फिर ये जो ऑप्शन है ये गलत है और इसको हम टर्मिनेट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है स्ट्रेप्टोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन जो होता है वो एक टेट्राजेनिक ऑटोटॉक्सिक ड्रग होता है जो कि क्या करता है, एर्थ क्रेनियल नर्व, कौन सी एर्थ क्रेनियल नर्व जो होता है उसको डैमेज करता है। ठीक है, एर्थ क्रेनियल नर्व को डैमेज करता है, इसीलिए एट्रोक्रेनियल नर्व कौन सी होती है, वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व होती है जिसको डैमेज करता है और वो रिलेटेड टू हियरिंग होता है। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन जो होती है वो हमारा राइट आंसर है। अब हम ये देख लेते हैं कि नेक्स्ट जो है 3 ऑप्शन टर्मिनेट क्यों हुए हैं, इनका भी हम थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। पायराजिनामाइड जो होती है वो क्या करती है, इंक्रीज्ड यूरिक एसिड, और जिसकी वजह से क्या कॉज होता है, गॉट, जिसकी वजह से क्या कॉज होता है, गॉट जैसी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो ये जो है इंक्रीज यूरिक एसिड, ठीक है, तो इससे क्या होता है, गॉट होता है। नेक्स्ट जो है आइसोनियाजाइड क्या कॉज करता है, आइसोनियाजाइड कॉज करता है इंजरी टू द नर्व एंड हिपैटिक सिस्टम, तो जो हिपैटिक सिस्टम और जो नर्व होती है उसको डैमेज करता है। ठीक है, तो इसीलिए ये रिलेटेड टू हिपैटिक सिस्टम इसमें नहीं पूछा गया है, इसलिए हमारा आंसर स्ट्रेप्टोमाइसिन है। अगर रिलेटेड टू आता कि हिपैटिक सिस्टम से रिलेटेड या फिर कोई नर्व से रिलेटेड कोई इंजरी यहाँ पे या
न्यूरोपैथी या कुछ भी अगर यहाँ पे आता क्वेश्चन में तो हमारा आंसर फिर आइसोनियाजाइड जाता। ठीक है। अब नेक्स्ट जो है इथाम्ब्यूटोल। इथाम्ब्यूटोल क्या करता है? डैमेज ऑप्टिक नर्व। क्या करता है? ऑप्टिक नर्व को डैमेज करता है। ऑप्टिक नर्व जो होती है उसको डैमेज करता है। तो ये रिलेटेड टू किससे हो गया? आई से। अब ये आई से रिलेटेड इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं बताया है, इसीलिए हमारा ये भी एक टर्मिनेट हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, आए समझ में? तो ये क्वेश्चन है जो कि आपको ध्यान में रखना है। ये बहुत सारे एग्ज़ाम में पूछा गया है और बहुत ही आईएमपी है, ये मान के चलिए। तो अब आगे से कभी भूलना नहीं है, क्योंकि ये जो चारों ऑप्शन है इसमें चारों के ऊपर अलग अलग क्वेश्चन भी बन सकता है। तो जैसे मैंने डिटेल में आपको बताया है वो आप थोड़ा सा ध्यान में रखना, और तुक्का कभी नहीं लगाना है ऐसे क्वेश्चन में, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें हमको थोड़ा बहुत डिटेल पता होगा तभी हम इसमें राइट आंसर कर पाएंगे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लाइंट विथ रूमेटिक अर्थराइटिस हैज़ बीन टेकिंग अ स्टेरॉइड मेडिकेशन फॉर द पास्ट ईयर। For which complication of prolonged use of this medication should the nurse assist the client? एक क्लाइंट है जो कि रूमेटिक अर्थराइटिस है उसको, और वो काफ़ी लंबे टाइम या काफ़ी सालों से क्या ले रहा है? स्टेरॉइड मेडिकेशन ले रहा है। तो इसमें ये बताना है कि कौन सा कॉम्प्लिकेशन होगा इस मेडिकेशन को लेने से, या ज़्यादा टाइम तक अगर स्टेरॉइड लेते हैं तो कौन सा यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेगा, और नर्स कौन से कॉम्प्लिकेशन को उस पेशेंट में, क्लाइंट में असिस्ट करेगी। तो चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं। डिक्रीज वाइट ब्लड सेल्स। क्या वाइट ब्लड सेल्स होती है वो डिक्रीज़ हो जाएगी उसकी बॉडी में, ये असिस्ट या फिर ये देखने को मिलेगा। या नेक्स्ट इंक्रीज सी रिएक्टिव प्रोटीन, या उसका सी रिएक्टिव प्रोटीन जो है वो इंक्रीज देखने को मिलेगा। या इंक्रीज सेडिमेंटेशन रेट, या सेडिमेंटेशन जो रेट होती है वो देखने को मिलेगी। या फिर डिक्रीज सीरम ग्लूकोज लेवल, या फिर उसकी बॉडी में जो है वो ग्लूकोज लेवल उसमें कम देखने को मिलेगा। तो चलिए हम इसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। ठीक है, तो पहले हम टर्मिनेशन मेथड को यूज़ करेंगे। ऑप्शन नंबर 2 से हम स्टार्ट करेंगे। इंक्रीज सी रिएक्टिव प्रोटीन और इंक्रीज सेडिमेंटेशन रेट। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा क्लेरिफाई कर देते हैं कि जो जब बॉडी में इन्फ्लामेशन होता है तब क्या होता है, तब सी रिएक्टिव जो प्रोटीन होता है वो इंक्रीज़ होता है। ठीक है, और इंक्रीज सेडिमेंटेशन रेट। तो सेडिमेंटेशन रेट भी कब इंक्रीज़ होती है? जब बॉडी में क्या होता है? इन्फ्लामेशन होता है। और यहाँ पे साफ पता चल रहा है कि जो पेशेंट स्टेरॉइड ले रहा है, तो स्टेरॉइड क्या करता है? इन्फ्लामेशन को कम करता है। क्या करता है? इन्फ्लामेशन को कम करता है। तो ये दोनों चीज़ें तो हमें देखने को नहीं मिलेगी उसकी बॉडी में, क्योंकि जो स्टेरॉइड होता है वो इन्फ्लामेशन को कम करता है। इसकी वजह से इंक्रीज सी रिएक्टिव प्रोटीन भी देखने को नहीं मिलेगा, ना ही सेडिमेंटेशन रेट इंक्रीज देखने को मिलेगी। नेक्स्ट आता है फोर्थ नंबर का ऑप्शन, डिक्रीज सीरम ग्लूकोज लेवल। तो ये भी हमें पता होगा कि जो स्टेरॉइड जो होता है वो ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज़ करता है। क्या करता है? ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज़ करता है बॉडी में, ना कि डिक्रीज़। क्योंकि जो कोर्टिसोल होता है, कोर्टिसोल ऑलरेडी एक स्टेरॉइड होता है। क्या होता है? कोर्टिसोल। ठीक है, स्टेरॉइड जो होता है वो कोर्टिसोल ऑलरेडी एक स्टेरॉइड होता है जो कि ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज़ करता है। तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा कैंसिल हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन, ये वाला और ये वाला। तो ऑप्शन जो है हमारा राइट कौन सा जाएगा? डिक्रीज वाइट ब्लड सेल। अब वाइट ब्लड सेल क्यों इंक्रीज होगा? जैसे कि हम यहाँ पे थोड़ा डिस्क्रिप्शन में देख लेते हैं। जो स्टेरॉइड होता है वो क्या करता है? स्टेरॉइड जो होता है वो बोन मेरो जो होता है उसको डिप्रेशन होता है इसका। ठीक है, तो बोन मेरो का डिप्रेशन होता है, बोन मेरो का जो रहता है फंक्शन उसको डिक्रीज़ कर देता है, जिसकी वजह से
जिसकी वजह से क्या होता है, ल्यूकोपेनिया कॉज होता है। Which test result should a nurse review to determine if the antibiotic prescribed for the client will be effective? तो यहाँ पे ये पूछा गया है क्वेश्चन में कि वो कौन सा टेस्ट है जो कि ये डिटरमाइन करेगा, ये बताएगा कि जो एंटीबायोटिक क्लाइंट को चल रही है वो क्लाइंट के लिए इफ़ेक्टिव है या उस कंडीशन में क्लाइंट के लिए इफ़ेक्टिव रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ टेस्ट दिए हैं, इसका हम डिस्क्रिप्शन जान लेते हैं। सीरोलॉजिक टेस्ट, सेंसिटिविटी टेस्ट, सीरम ऑस्मोलैलिटी टेस्ट या सेडिमेंटेशन रेट। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे सीरोलॉजी टेस्ट के बारे में। तो सीरोलॉजी टेस्ट कब किया जाता है, जब हमें पता लगाना हो कि जो एंटीबॉडी है सीरम में या प्लाज्मा में उसका जो लेवल है वो क्या है। ठीक है, तो ये मोस्टली बहुत सारी चीज़ों में सीरोलॉजी टेस्ट किया जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो एंटीबायोटिक से रिलेटेड या सेंसिटिविटी से रिलेटेड पूछा गया है, तो यहाँ पे हमारा ये वाला ऑप्शन जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा। नेक्स्ट सेंसिटिविटी टेस्ट। सेंसिटिविटी टेस्ट हम कैसे करेंगे, सेंसिटिविटी टेस्ट जो होता है वो क्या होता है, जो इन्फेक्टेड बॉडी का फ्लूइड या कोई वुंड होता है पार्ट का, तो उसको हम भेजते हैं कल्चर के लिए, ताकि वहाँ से ये पता लग सके कि जो ऑर्गेनिज्म है या जो ये बैक्टीरिया है वो कैसे ग्रोथ कर रहा है और उसके लिए कौन सी एंटीबायोटिक सूटेबल रहेगी, उसके अकॉर्डिंग फिर एंटीबायोटिक को प्रिस्क्राइब किया जाता है। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन में ही क्लियर है कि जो आंसर है हमारा जाएगा सेंसिटिविटी टेस्ट। ठीक है, तो सेंसिटिविटी टेस्ट हमारा राइट आंसर रहेगा यहाँ पे। ठीक है, तो सीरम ऑस्मोलैलिटी टेस्ट जो है वो कैंसिल क्यों होगा, वो टर्मिनेट क्यों होगा, इसका भी थोड़ा जान लेते हैं। सीरम ऑस्मोलैलिटी टेस्ट तब किया जाता है जब हमें इलेक्ट्रोलाइट के बैलेंस के बारे में, बॉडी के इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में हमें जानना हो, लेवल के बारे में जानना हो, तब ये किया जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये वाला तो हमारा टर्मिनेट हो जाएगा। नेक्स्ट सेडिमेंटेशन रेट। तो यहाँ पे ये भी टर्मिनेट इसलिए होगा क्योंकि ये कोई स्पेसिफिक टेस्ट नहीं होता है एंटीबायोटिक की इफेक्टिवनेस को पता करने के लिए, तो इसलिए ये भी कैंसिल और राइट हो जाएगा सेंसिटिविटी टेस्ट। ठीक है, यहाँ पे हमें तुक्का नहीं लगाना है, यहाँ पे हमें थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है। ठीक है, और हमें थोड़ा वो डिटेल पता होना चाहिए कि हम यहाँ पे आंसर क्या कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। Famotidine pepsin is prescribed for a client with peptic ulcer disease. The client asks the nurse what this medication does. The nurse respond it. अब यहाँ पे ये पूछा गया कि एक फेमोटिडीन है, पेप्सिन जिसका ब्रांड नेम है, ये किसी क्लाइंट को दी जाती है जिसको पेप्टिक अल्सर डिसीज़ है। ठीक है, तो वहाँ पे क्लाइंट नर्स से ये पूछता है कि ये मेडिकेशन कैसे काम करती है। ठीक है, तो इसके लिए नर्स उसको क्या रिस्पॉन्स देती है, ये हमें यहाँ पे पता लगाना है कि इस मेडिकेशन का काम क्या है और इसका मोड ऑफ एक्शन क्या होता है। तो हम चलिए डिस्क्राइब कर लेते हैं इस चीज़ को और इसका डिस्क्रिप्शन थोड़ा देख लेते हैं। इंक्रीज गैस्ट्रिक मोटिलिटी, न्यूट्रलाइज गैस्ट्रिक एसिडिटी, फैसिलिटेट हिस्टामिन रिलीज, इनहिबिट गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन। जो फेमोटिडीन होती है वो एक हिस्टामिन H2 रिसेप्टर ब्लॉकर होती है। ठीक है, क्या होती है, हिस्टामिन H2 रिसेप्टर ब्लॉकर, जो कि क्या करती हैं, हिस्टामिन के जो रिसेप्टर्स होते हैं, पेराइटल सेल्स, जो कि कहाँ पाई जाती हैं, स्टमक के अंदर पाई जाती है। स्टमक के अंदर पाई जाने वाली पेराइटल सेल को ब्लॉक करती है, जिसके ऊपर हिस्टामिन रिसेप्टर्स होते हैं उनको ब्लॉक कर देती है। जो क्या होता है, उससे एच सेल का सिक्रेशन कम हो जाता है। ठीक है, ये इसका मोड ऑफ एक्शन होता है। तो चलिए जो रिमेनिंग ऑप्शंस हैं, जो कैसे हम इसको टर्मिनेट कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इंक्रीज गैस्ट्रिक मोटिलिटी, नहीं, बिल्कुल नहीं, ये इसलिए आंसर गलत होगा, ये ऑप्शन इसलिए गलत जाएगा क्योंकि मोटिलिटी के ऊपर कोई इसका कोई इफेक्ट नहीं होता है, ना ही इस ड्रग का कोई ये एक्शन होता है। नेक्स्ट, न्यूट्रलाइज गैस्ट्रिक एसिडिटी,
ये एसिडिटी को न्यूट्रलाइज इसलिए नहीं करता क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी क्लियर है, यहाँ पे ऑलरेडी क्या क्लियर है कि ये H2 रिसेप्टर ब्लॉकर होती है। तो यहाँ पे टोटली इसका एक्शन हमें पता है, तो न्यूट्रलाइज करने का तो कोई इसका एक्शन ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट फैसिलिटेट हिस्टामिन रिलीज। यहाँ पे एक्शन भी हमें पता है कि हिस्टामिन रिसेप्टर को ब्लॉक करती है, तो यहाँ पे रिलीजिंग वाला तो चांस ही ख़त्म हो जाता है कि यहाँ पे रिलीज़ नहीं, यहाँ पे ब्लॉक करती है। तो 3 हमारे जो हैं वो कैंसिल हो जाएगा और राइट आंसर जाएगा इनहिबिट गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन। यस, इनहिबिट गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन करती है, इसका मोड ऑफ एक्शन है। ठीक है, ये कैसे करती है जो मैंने आपको बता दिया है ऑलरेडी कि ये स्टमक में क्या होती है, स्टमक में क्या होती है, स्टमक में पेराइटल सेल होती है। ठीक है, पेराइटल सेल होती है, पेराइटल सेल। ठीक है, उसके ऊपर होते हैं H2 रिसेप्टर, हिस्टामिन के जो H2 रिसेप्टर्स होते हैं उनको ब्लॉक कर देती है, जिसकी वजह से क्या होगा, डिक्रीज HCl, जिसकी वजह से क्या होगा, डिक्रीज HCl। और फिर ये डिक्रीज HCl करके इसमें फिर गैस्ट्रिक से रिलेटेड जैसे कि पेप्टिक अल्सर जैसी प्रॉब्लम्स होती है उनको क्योर करने में मदद करती है। तो ये था हमारा राइट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे हमें तुक्का नहीं लगाना है। ठीक है, ऐसे ही आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन या फिर इस तरीके के आंसर क्वेश्चंस या आपको रिलेटेड टू नर्सिंग फील्ड से जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अभी हम और भी क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। What information should the nurse include when teaching a client about antacid tablet? तो क्या इन्फॉर्मेशन देना है जब अगर किसी पेशेंट को एंटासिड टैबलेट के बारे में हम बता रहे हैं या इन्फॉर्मेशन उसको दे रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो ऑप्शन है, टेक देम एट 4 आवर्स इंटरवल। क्या हमें जो एंटासिड है वो 4 आवर इंटरवल में लेना चाहिए? या नेक्स्ट ऑप्शन है, टेक देम 1 आवर बिफोर मील, या फिर एंटासिड को 1 घंटे पहले लेना चाहिए खाना खाने से। या तीसरा ऑप्शन है, दे आर एज इफेक्टिव एज दिस लिक्विड फॉर्म। या फिर इसमें ये बताना है कि ये जो टैबलेट होती है एंटासिड की, ये लिक्विड फॉर्म जो होता है एंटासिड का उससे ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है, ये हमें बताना है। या फिर ऑप्शन नंबर 4, दे इंटरफेयर विद द एब्जॉर्प्शन ऑफ अदर ड्रग। या हमें टीचिंग में ये बताना है कि जो एंटासिड टैबलेट होती है वो अदर जो ड्रग्स होती है उसमें इंटरफेयर करती है या उनके एब्जॉर्प्शन में इंटरफेयर करती है, यह हमें बताना है। तो चलिए थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन हम इसका जान लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1, टेक देम एट 4 इंटरवल। तो इसलिए ये कैंसिल होगा, इसलिए टर्मिनेट होगा क्योंकि जो एंटासिड होती है, एंटासिड जो होती है उसको हम 1 to 2 आवर के इंटरवल में भी ले सकते हैं। इसमें कोई इतना ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होता है। तो इसमें जो इंटरवल होता है इसमें हम इतने इंटरवल में भी ले सकते हैं, तो इसीलिए हमारे टर्मिनेट होगा क्योंकि ये कोई आइडियल टाइम नहीं दे रखा है इसमें। ठीक है, तो ये कैंसिल होगा। नेक्स्ट जो है, टेक देम 1 आवर बिफोर मील। तो यह जो ऑप्शन है ये भी हमारा क्यों टर्मिनेट होगा थोड़ा जान लेते हैं। जो एंटासिड होती है, एंटासिड जो होती है वो खाना खाने के आफ्टर मील, आफ्टर जो मील होता है उसके 1 और 2 आवर्स के बाद लेना होती है। ठीक है, तो 1 या 2 घंटे के बाद एंटासिड लेते हैं खाना खाने के बाद। तो यहाँ पे ये कोई सेंस नहीं है यहाँ पे, तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा टर्मिनेट हो जाएगा। नेक्स्ट जो है, दे आर अस इफेक्टिव अस लिक्विड फॉर्म। तो ये वाला भी इसलिए टर्मिनेट होगा क्योंकि जो एंटासिड का लिक्विड फॉर्म होता है वो टैबलेट फॉर्म के बजाय ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। मतलब जो लिक्विड फॉर्म है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। ठीक है, इफ़ेक्टिव होता है टैबलेट से, तो इसीलिए यहाँ पे जो है ये वाला टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, ये वाला भी गलत हो जाएगा। 4th नंबर का है, द इंटरफेयर विद द एब्जॉर्प्शन ऑफ अदर ड्रग। यस,
यही हमारा राइट आंसर होगा। क्यों होगा, इसका थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। एंटासिड जो होती है, एंटासिड जो होती है वो बहुत सारी ड्रग्स होती है, लाइक एंटीकोलिनर्जिक हो गई, एंटीकोलिनर्जिक हो गई, और बहुत सारी ऐसी ड्रग्स है जैसे डिजॉक्सिन हो गई। तो ऐसी बहुत सारी ड्रग्स हैं जिनके एब्जॉर्प्शन में ये एंटासिड इंटरफेयर करती है। तो बहुत सारी ड्रग्स के साथ में ये नहीं दी जाती है क्योंकि अदर ड्रग के एब्जॉर्प्शन को ये इंटरफेयर करती है और डिस्टर्ब करती है, इसलिए। ठीक है, तो ये था हमारा इस जो क्वेश्चन है इसका पूरा क्लियरिफाई। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट में आके बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। बट मेरा ये मोटो है सिर्फ कि अगर आप एक क्वेश्चन अभी ये देख रहे हैं तो इससे आपको 4 जो क्वेश्चन है आपको क्लियर होना चाहिए, ताकि अगली बार क्वेश्चन अगर आपके सामने आए तो आपको यहाँ पे टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देख के आप रोक के अगर पढ़ना चाहें तो इसको बीच में रोक के और थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। ठीक है। हाइड्रोकोर्टिसोन इज प्रिस्क्राइब्ड फॉर अ क्लाइंट विद एडिसन disease before discharge. The nurse teach the client about this medication. What did the nurse include as the therapeutic effect of the drug? ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्लाइंट को हाइड्रोकोर्टिसोन जो है वो प्रिस्क्राइब की गई है और इसके थेरापेटिक इफ़ेक्ट के बारे में हमें पता करना है या इसमें हमें क्लाइंट को बताना है कि इसका थेरापेटिक इफ़ेक्ट ये होता है। ठीक है, तो हम थोड़ा ऑप्शन में देख लेते हैं। सपोर्ट अ बेटर रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस, क्या ये स्ट्रेस जो होता है उसमें सपोर्ट करती है या उस स्ट्रेस को मैनेज करने का काम करती है। ठीक है, स्ट्रेस मैनेजमेंट सिस्टम को हेल्प करके। या नेक्स्ट ऑप्शन प्रमोट अ डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर, या फिर ब्लड प्रेशर जो है, हाई ब्लड प्रेशर जो है उसको डिक्रीज़ करने का थेरापेटिक इफ़ेक्ट क्रिएट करती है। या फिर डिक्रीज एपिसोड ऑफ शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, या फिर जो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होती है, जो एपिसोड्स होते हैं शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ के, वो उनको डिक्रीज़ करती है। या फिर कंट्रोल एंड एक्सेसिव लॉस ऑफ पोटेशियम फ्रॉम द बॉडी, या फिर पोटेशियम के लॉस को, एक्सेसिव लॉस को कंट्रोल करके रखती है। तो थोड़ा डिस्क्रिप्शन में हम जान लेते हैं। तो पहले हम ऑप्शन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। ऑप्शन नंबर 2, प्रमोट डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर। तो यहाँ पे ये हमारा कैंसिल इसलिए होगा क्योंकि हमें ऑप्शन यहाँ पे देखना है, क्वेश्चन में देखना है कि यहाँ पे हाइड्रोकोर्टिसोन की बात हो रही है, यहाँ पे हाइड्रोकोर्टिसोन की बात हो रही है। तो हाइड्रोकोर्टिसोन क्या होता है, जो कोर्टिसोन होता है, कोर्टिसोन होता है वो क्या करता है, उसका एक इफ़ेक्ट होता है कि जो बॉडी का जो वाटर बैलेंस होता है उसको मेंटेन करने का काम करता है। बॉडी का जो वाटर लेवल होता है, बैलेंस होता है, उसको मेंटेन करता है। तो ये एक रिटेंशन का काम करता है। क्या, वाटर रिटेंशन का भी काम करता है। वाटर रिटेंशन इसका एक एक्शन है, वाटर रिटेंशन। ठीक है, तो अगर बॉडी में वाटर रिटेंशन हुआ तो इंक्रीज बीपी, और अगर इंक्रीज बीपी है तो यहाँ पे ऑप्शन में क्या है, डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर। इसीलिए हमारा ऑप्शन ये गलत जाएगा, क्योंकि कोर्टिसोन होता है वो वाटर रिटेंशन का भी एक उसका एक्शन होता है। बॉडी का जो वाटर होता है उसको बैलेंस करता है, इसलिए। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं डिक्रीज एपिसोड ऑफ शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। तो यहाँ पे शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ जो है वो डिक्रीज़ नहीं होती है या डिक्रीज़ करने का काम नहीं करता है। इसमें थोड़ा सा हम देख लेते हैं। यहाँ पे हाइपोवोलेमिया होता है, वोलेमिया होता है जो कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ को कॉज कर सकता है, बढ़ा सकता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ को बढ़ा सकता है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे डिक्रीज एपिसोड ऑफ शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ नहीं आके इंक्रीज शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ आएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है कंट्रोल एंड एक्सेसिव लॉस ऑफ पोटेशियम फ्रॉम द बॉडी। तो यहाँ पे जो होता है कोर्टिसोन जो होता है, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, इंक्रीज सोडियम और इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं
उनको इंक्रीज़ करता है, जिसकी वजह से पोटेशियम का डिप्लीटेशन इंक्रीज़ हो जाता है। डिप्लीटेशन इन द सेंस के बॉडी में जो होता है डिक्रीज़ हो जाता है पोटेशियम। ठीक है, तो ये वाला भी आंसर हमारा मतलब ऑप्शन गलत जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे इंक्रीज पोटेशियम लॉस, ये आना चाहिए। ठीक है, तो ये था हमारे कुछ ऑप्शंस। ठीक है, तो इसमें इसका आंसर जो जाएगा सपोर्ट अ बेटर रिस्पॉन्स स्ट्रेस। तो ये जो कोर्टिसोन जो होता है, हाइड्रोकोर्टिसोन जो होता है, स्ट्रेस जो होता है उसको मैनेज करने का काम करता है मैकेनिज्म को हेल्प करके। ठीक है, तो ये था हमारा डिस्क्रिप्शन। हाइड्रोकोर्टिसोन इज प्रिस्क्राइब्ड फॉर अ क्लाइंट विद एडिसन disease before discharge. The nurse teach the client about this medication. What did the nurse include as a therapeutic effect of the drug? ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्लाइंट को हाइड्रोकोर्टिसोन जो है वो प्रिस्क्राइब की गई है और इसके थेरापेटिक इफ़ेक्ट के बारे में हमें पता करना है, या इसमें हमें क्लाइंट को बताना है कि इसका थेरापेटिक इफ़ेक्ट ये होता है। ठीक है, तो हम थोड़ा ऑप्शन में देख लेते हैं। सपोर्ट अ बेटर रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस, क्या ये स्ट्रेस जो होता है उसमें सपोर्ट करती है या उस स्ट्रेस को मैनेज करने का काम करती है। ठीक है, स्ट्रेस मैनेजमेंट सिस्टम को हेल्प करके। या नेक्स्ट ऑप्शन प्रमोट अ डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर, या फिर ब्लड प्रेशर जो है, हाई ब्लड प्रेशर जो है उसको डिक्रीज़ करने का थेरापेटिक इफ़ेक्ट क्रिएट करती है। या फिर डिक्रीज एपिसोड ऑफ शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, या फिर जो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होती है, जो एपिसोड्स होते हैं शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ के, वो उनको डिक्रीज़ करती है। या फिर कंट्रोल एंड एक्सेसिव लॉस ऑफ पोटेशियम फ्रॉम द बॉडी, या फिर पोटेशियम के लॉस को, एक्सेसिव लॉस को कंट्रोल करके रखती है। तो थोड़ा डिस्क्रिप्शन में हम जान लेते हैं। तो पहले हम ऑप्शन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। ऑप्शन नंबर 2, प्रमोट डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर। तो यहाँ पे ये हमारा कैंसिल इसलिए होगा क्योंकि हमें ऑप्शन यहाँ पे देखना है, क्वेश्चन में देखना है कि यहाँ पे हाइड्रोकोर्टिसोन की बात हो रही है, यहाँ पे हाइड्रोकोर्टिसोन की बात हो रही है। तो हाइड्रोकोर्टिसोन क्या होता है, जो कोर्टिसोन होता है, कोर्टिसोन होता है वो क्या करता है, उसका एक इफ़ेक्ट होता है कि जो बॉडी का जो वाटर बैलेंस होता है उसको मेंटेन करने का काम करता है। बॉडी का जो वाटर लेवल होता है, बैलेंस होता है, उसको मेंटेन करता है। तो ये एक रिटेंशन का काम करता है। क्या, वाटर रिटेंशन का भी काम करता है। वाटर रिटेंशन इसका एक एक्शन है, वाटर रिटेंशन। ठीक है, तो अगर बॉडी में वाटर रिटेंशन हुआ तो इंक्रीज बीपी, और अगर इंक्रीज बीपी है तो यहाँ पे ऑप्शन में क्या है, डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर। इसीलिए हमारा ऑप्शन ये गलत जाएगा, क्योंकि कोर्टिसोन होता है वो वाटर रिटेंशन का भी एक उसका एक्शन होता है। बॉडी का जो वाटर होता है उसको बैलेंस करता है। इस एपिसोड ऑफ शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, तो यहाँ पे जो हाइड्रोकोर्टिसोन है वो किस तरीके से डिक्रीज़ करता है एपिसोड ऑफ शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ को। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन इसका देख लेते हैं। जो हाइड्रोकोर्टिसोन होता है वो क्या होता है, एक स्टेरॉइड होता है, और स्टेरॉइड में बहुत सारी टैबलेट्स आती है। तो अगर वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाती है, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस अगर करके जाती है, या फिर हमारा जो रेस्पिरेटरी सेंटर होता है उसको अगर अफेक्ट करती है जाके, तो उसमें क्या होता है, फिर हमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन में क्या आ रखा है, डिक्रीज एपिसोड ऑफ शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। तो यहाँ पे डिक्रीज नहीं, यहाँ पे शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ जो है वो इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे ये वाला भी गलत होगा हमारा ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कंट्रोल एंड एक्सेसिव लॉस ऑफ पोटेशियम फ्रॉम द बॉडी। जो एक्सेसिव लॉस होता है पोटेशियम का फ्रॉम द बॉडी, उसको कंट्रोल करने का काम करती है। नहीं, यहाँ पे ऑलरेडी मैं बता दिया था कि जो हाइड्रोकोर्टिसोन होता है, हाइड्रोकोर्टिसोन जो होता है वो रिटेंशन का काम करती है। क्या, यहाँ पे वाटर रिटेंशन का काम करती है, मतलब यहाँ पे इंक्रीज सोडियम लेवल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इंक्रीज सोडियम लेवल है तो डिक्रीज पोटेशियम होगा। तो डिक्रीज अगर पोटेशियम है, मतलब यहाँ से जो पोटेशियम है वो बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो रहा है।
स्क्रेट आउट कर रहा है, स्क्रेट आउट हो रहा है, ठीक है, यहाँ से बॉडी से स्क्रेट आउट हो रहा है। तो बॉडी में क्या हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीज जो है वो पोटेशियम एक्सक्रिएशन हो रहा है। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, क्या हो रहा है, यहाँ पे एक्सेसिव लॉस को कंट्रोल नहीं हो रहा है। यहाँ पे एक्सेसिव लॉस जो है वो कंट्रोल नहीं होके यहाँ पे एक्सेसिव लॉस बढ़ रहा है, ठीक है। ये इंक्रीज पोटेशियम लॉस बढ़ाता है और उससे क्या होगा, डिक्रीज इन बॉडी क्या, पोटेशियम लेवल, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन का क्लेरिफिकेशन था। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ऑप्शन नंबर 1, सपोर्ट अ बेटर रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस। तो ये स्ट्रेस में कैसे हेल्प करता है, इसको भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होते हैं, हाइड्रोकोर्टिसोन और जो स्टेरॉइड्स होते हैं वो क्या करते हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी का काम करते हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी से क्या होता है, इंक्रीज कार्बोहाइड्रेट एंड फैट प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है, मेटाबॉलिज्म जो होता है वो इंक्रीज होता है। और इंक्रीज मेटाबॉलिज्म से क्या होता है, ब्लड में ग्लूकोज लेवल होता है वो इंक्रीज हो जाता है। और यही इंक्रीज्ड जो ग्लूकोज लेवल होता है वो क्या करता है, हेल्प इन मैनेज स्ट्रेस, ठीक है। यही जो इंक्रीज ग्लूकोज लेवल होता है जो स्ट्रेस को मैनेज करने में काम आता है। तो ये हमारा जाएगा राइट आंसर, बाकी के सारे हमारे रॉन्ग, ठीक है। ये हमारे इस तरीके से हमको टर्मिनेशन मेथड का यूज़ करके क्वेश्चन के आंसर को निकालना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अ क्लाइंट रिसीविंग मॉर्फिन बाय पेशेंट कंट्रोल एनाल्जेसिया हैज़ अ रेस्पिरेटरी रेट ऑफ 6 ब्रीथ पर मिनट, व्हाट इंटरवेंशन शुड द नर्स एंटिसिपेट। तो यहाँ पे क्या, एक पेशेंट को क्या चल रहा है या पेशेंट क्या रिसीव कर रहा है, मॉर्फिन उसको चल रहा है, ठीक है, ऑन कंट्रोल बेसिस पूरा चल रहा है और उसका जो रेस्पिरेटरी रेट है वो 6 ब्रीथ पर मिनट है, ठीक है। तो वहाँ पे नर्स का जो है क्या इंटरवेंशन रहेगा, इसमें हम थोड़ा देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमें पहले ये पता करना है कि जो नॉर्मल ब्रीथ होती है वो कितनी होगी, 16 से 20 पर मिनट होगी। तो यहाँ से हमें ये तो क्लियर है कि ये बहुत ही ज़्यादा कम है, मतलब यहाँ पे ये मॉर्फिन की टॉक्सिसिटी हुई है, क्योंकि यहाँ पे अगर धीरे धीरे अगर वो कम हो रही है, ब्रीथ अगर धीरे धीरे कम हो रही है, बिल्कुल यहाँ पे क्वेश्चन में ये मेंशन होता है कि उसका धीरे धीरे प्रॉब्लम हो रहा है, डिफ़िकल्टी हो रहा है अब इन ब्रीदिंग, तो ये सारी अगर कंडीशन शो होती तो हम इन ऑप्शन में से कोई एक चूज़ अच्छे से डिस्क्राइब करके करते हैं। अगर यहाँ पे 6 ब्रीथ पर मिनट है, मतलब बहुत कम, मतलब यहाँ पे टॉक्सिसिटी की डायरेक्ट बात हो रही है। फिर भी हम यहाँ पे ऑप्शन में देखेंगे और टर्मिनेट करने की कोशिश करेंगे कि कौन सा यहाँ पे टर्मिनेट होगा और कौन सा हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 1 नेज़ोट्रेकियल सक्शन करेंगे या फिर मैकेनिकल वेंटिलेशन जो है उसका उस पर शिफ्ट करेंगे या उस पर मॉनिटर करेंगे, या नेलोक्सेन जो है इसका एंटीडोट होता है मॉर्फिन का, उसको एडमिनिस्ट्रेट करेंगे या कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन करेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन हम देख लेते हैं। तो नेज़ोट्रेकियल सक्शन की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, नॉट रिक्वायर्ड, यहाँ पे नेज़ोट्रेकियल सक्शन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ब्रीथ चल रही है, यहाँ पे कोई ब्लॉकेज की बात नहीं हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे सक्शनिंग की ज़रूरत नहीं है। अगर सक्शनिंग किया तो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, और भी वर्सन कंडीशन हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे हाइपोक्सिक कंडीशन भी क्रिएट हो सकती है बार बार सक्शन करने से। तो यहाँ पे ये वाला भी गलत हमारा रहेगा, टर्मिनेट होगा। नेक्स्ट मैकेनिकल वेंटिलेटर, ठीक है। तो यहाँ पे मैकेनिकल वेंटिलेटर पे भी हम मॉनिटर, मतलब मैकेनिकल वेंटिलेटर पे भी इसको शिफ्ट नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कंट्रोल एनाल्जेसिया की बात हो रही है, मतलब ये पूरा इसमें कंट्रोल्ड करके और उसके बाद इसको मॉर्फिन दिया जा रहा है। तो यहाँ पे सिर्फ 6 ब्रीथ पर मिनट ब्रीथ यहाँ पे इसने शो कर रखा है, तो मैकेनिकल वेंटिलेटर पे नहीं जाएगा,
क्योंकि ये इसका कोई एक एक्चुअल जो होता है वो कोई एक्शन नहीं है इस कंडीशन में, ठीक है। तो ये भी हमारा कैंसिल होगा। नेक्स्ट नैलोक्सेन एडमिनिस्ट्रेशन, यस, यहाँ पे क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा है, तो इससे पता लग रहा है कि ये जो मॉर्फिन है इसका टॉक्सिसिटी हुआ है, इसलिए क्या हो रहा है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पे, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो रहा है। तो इमीडिएट हम क्या करेंगे, नैलोक्सेन एडमिनिस्ट्रेट करेंगे, ठीक है, जो कि क्या है, मॉर्फिन का एंटीडोट है, ठीक है। नेक्स्ट वाला क्यों टर्मिनेट होगा, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन हम इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि क्लाइंट जो है वो रिस्पॉन्सिव होगा। यहाँ पे ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं है जिसमें कि हमें कार्डियो या सीपीआर देना पड़े, ठीक है। इसमें भी पूरा एक प्रोसीजर होता है सीपीआर परफॉर्म करने का, कि अगर क्लाइंट रिस्पॉन्सिव है, सर्कुलेशन मेंटेन है, तो हमें सीपीआर करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसीलिए हमारे ये वाले सारे गलत रहेंगे और ये हमारा राइट आंसर जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। एडमिनिस्टर्ड द ड्रग डेस्मोप्रेसिन एसीटेट, मतलब DDAVP इसका फुल नेम है, टू क्लाइंट विथ डायबिटीज इंसिपिडस। व्हाट शुड द नर्स मॉनिटर टू इवैल्यूएट द इफेक्टिवनेस ऑफ द ड्रग। तो यहाँ पे क्या बताएं, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि क्लाइंट, एक नर्स है जो कि क्या एडमिनिस्टर कर रही है, डेस्मोप्रेसिन एसीटेट जो ड्रग है वो क्लाइंट को प्रिस्क्राइब कर रही है, एडमिनिस्टर्ड कर रही है। उस क्लाइंट को क्या है, डायबिटीज़ इंसिपिडस है, ठीक है। तो उसमें नर्स क्या मॉनिटर करेगी, क्या इवैल्यूएट करेगी कि ये ड्रग इफ़ेक्टिवली काम कर रही है बॉडी के अंदर। तो इस ड्रग को देते टाइम या देने के बाद क्या मॉनिटर करना होता है, एक्चुअल में हमें ये पता लगाना है, या हम ये इस ऑप्शन में से फाइंड आउट करेंगे। तो ऑप्शन नंबर 1, आर्टेरियल ब्लड pH, intake and output, फास्टिंग सीरम ग्लूकोज, या पल्स एंड रेस्पिरेटरी रेट, ठीक है। तो यहाँ पे पहले हम इसका देख लेते हैं। फर्स्ट वाला आर्टेरियल ब्लड जो pH होता है उसमें ये इसका कोई भी हेल्प नहीं होता है। कहने का मतलब जो डेस्मोप्रेसिन होती है टैबलेट या जो ड्रग होती है वो डायबिटिक इंसिपिडस में काम करती है, वो pH को मेंटेन करने में काम नहीं करती है। तो इसका कोई भी एक्शन नहीं होता है pH के ऊपर। तो पहला वाला ऑप्शन टर्मिनेट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे इनटेक एंड आउटपुट, ठीक है। तो यहाँ पे ऑब्वियसली इनटेक एंड आउटपुट हमारा आंसर रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि यहाँ पे रिलेटेड टू डायबिटिक इंसिपिडस की बात हो रही है। डायबिटिक इंसिपिडस क्या होता है, जब यूरिन का आउटपुट इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। वो कैसे, जो क्या करता है, जो डायबिटीज़ इंसिपिडस में कंडीशन क्या क्रिएट होती है, जो बॉडी का जो फ्लूइड होता है उसको इम्बेलेंस कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ यूरिन बनता है और बॉडी से बाहर निकलता है। मतलब देखा जाए तो इसमें हाइपोवोलेमिक कंडीशन क्रिएट होती है, ठीक है। डायबिटिक इंसिपिडस में क्या होता है, बॉडी का जो फ्लूइड होता है वो इम्बैलेंस होने लग जाता है, क्योंकि इसमें बॉडी का एक फंक्शन होता है कि फ्लूइड को बैलेंस करके रखना, लेकिन उस टाइम ये इम्पेयर्ड हो जाता है। इस कंडीशन में फ्लूइड बैलेंसिंग जो सिस्टम होता है वो इम्पेयर्ड हो जाता है। उसकी वजह से लार्ज अमाउंट ऑफ यूरिन एक्सक्रीट आउट होने लग जाता है और बॉडी के अंदर हाइपोवोलेमिया क्रिएट होने लग जाता है। तो इसी वजह से यहाँ पे इनटेक एंड आउटपुट हमें चेक करने की ज़रूरत पड़ेगी अगर ये ड्रग चल रही है किसी पेशेंट को, तो ठीक है। नेक्स्ट वाला थर्ड ऑप्शन इसलिए टर्मिनेट होगा क्योंकि यह फास्टिंग सीरम ग्लूकोज लेवल को नहीं बताता है, ना ही इसमें कोई क्राइटेरिया है और ना ही इसका कोई फंक्शन या टेस्ट है, क्योंकि ये रिलेटेड टू डायबिटिक इंसिपिडस है, ठीक है, रिलेटेड टू बॉडी फ्लूइड है, ना कि रिलेटेड टू ग्लूकोज है, ठीक है। पल्स एंड रेस्पिरेटरी रेट के ऊपर भी इसका कोई इफेक्ट नहीं होता है। तो इसीलिए हमारे ये जो तीन ऑप्शन हैं ये
गलत हैं और हमारा जो राइट आंसर जाएगा इनटेक एंड आउटपुट जाएगा। ठीक है, तो ये थे कुछ कॉमन और कुछ बार बार पूछे जाने वाले सवाल जो कि एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, ऐसे ही कुछ आपको क्वेश्चन और आंसर के डिस्क्रिप्शन के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पर भी, हिरोलिया नर्सिंग क्लासेस के नाम से मेरा इंस्टाग्राम चैनल है। और आप मेरे फेसबुक पेज पर भी आप मुझे वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं हिरोलिया नर्सिंग क्लासेस के नाम से, और हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं। ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो और अपडेट्स के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू गाइस, और अच्छे से पढ़ाई करिए क्योंकि आज नहीं तो कल सीट आपकी है। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस। बी कॉन्फिडेंट एंड बी कंटिन्यू।